जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, झारखंड की राजनीति इस वक्त दो समानांतर यानी पैरेलल घटनाओं के बीच चल रही है। एक तरफ घाटशिला विधानसभा उपचुनाव का माहौल गर्म है और दूसरी तरफ 14 नवंबर के बाद हेमंत सरकार में बड़े फेरबदल की आहट मिल रही है। यानी एक तरफ मैदान में चुनावी बयार बह रही है, दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में सियासी भूचाल की तैयारी है। तो आइए पहले बात करते हैं घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की। यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घाटशिला में सभा थी, तो बीजेपी, जेएमएम, जेएलकेएम समेत तमाम स्टार प्रचारक जो थे मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी और जेएमएम ने अपने सभी स्टार प्रचारकों को उतारा है। इंडिया गठबंधन के जो नेता कोल्हान प्रमंडल से हैं, वे लगातार घाटशिला में कैंप कर रहे हैं, चाहे वो विधायक हों चाहे नेता हों। एनडीए के बड़े चेहरे भी मैदान में उतर रहे हैं। अब चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ एक हफ्ता बचा है। ऐसे में बचे हुए चुनाव प्रचारक, स्टार प्रचारक भी धीरे धीरे अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने पहुंच रहे हैं। आज हेमंत सोरेन थे, कल कल्पना सोरेन है, लेकिन बीजेपी में एक बात ध्यान देने लायक है और ये है कि कोल्हान प्रमंडल के जो बीजेपी के दो सबसे बड़े चेहरे हैं, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास, ये दोनों अब तक प्रचार से नदारद हैं। घाटशिला से महज 40-45 किलोमीटर दूर जमशेदपुर में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और वहीं घोड़ाबांधा के रहने वाले अर्जुन मुंडा दोनों अब तक घाटशिला उपचुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करा पाए हैं। पार्टी के बाकी जो नेता हैं, भानु प्रताप शाही, कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, नीलकंठ मुंडा, जमशेदपुर की बात करें तो अभय सिंह, ये कैंप कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी ज़्यादा समय घाटशिला में दे रहे हैं। आज भी उनकी सभा थी। लेकिन जहां तक रघुवर दास और अर्जुन मुंडा का सवाल है, वे सोशल मीडिया पर भी घाटशिला चुनाव पर कुछ नहीं कर रहे हैं। बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की रैलियों की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन घाटशिला उपचुनाव से जुड़ी एक भी पोस्ट नहीं कर रहे हैं, न मुंडा न रघुवर दास। बीजेपी के किसी स्थानीय कार्यक्रम की, घाटशिला उपचुनाव से जुड़ी किसी चीज़ की फोटो इन्होंने अभी तक साझा नहीं की, न वीडियो साझा किया। तो अब सवाल ये हो रहा है कि क्या वजह है कि बिल्कुल जमशेदपुर से सटे इलाके में, जहां आधे घंटे 40 मिनट में पहुंच सकते हैं, न तो वहां जा रहे हैं, न उस उपचुनाव की कोई बात, कोई फोटो, कोई वीडियो, न तो चुनाव से संबंधित कोई चीज शेयर कर रहे हैं। पार्टी के लोग बताते हैं कि दोनों भी जाएंगे, सभाएं करेंगे, बैठकें करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये पक्के तौर पर कोई नहीं बता पा रहा है। लेकिन दोस्तों, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि असली वजह भाजपा की संगठन की खींचतान है, अंदरूनी खींचतान। दरअसल झारखंड बीजेपी में इन दिनों लीडरशिप को यानी नेतृत्व को लेकर संतोष है। एक तरफ आदित्य साहू को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है और इससे यह मैसेज गया है कि अगले प्रदेश अध्यक्ष वही होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ घाटशिला से चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी बना दिया गया है। अब जाहिर है, बेटे की बात है, चंपई सोरेन पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरा दमखम लगा रहे हैं, चुनाव प्रचार को एक तरह से वही लीड कर रहे हैं। तो इससे भी रघुवर दास और मुंडा जैसे कोल्हान के बड़े बीजेपी नेताओं के भीतर असहजता उत्पन्न हुई और उनको लगता है कि बेटे के लिए बाप कर रहा है, फिर हमारी क्या ज़रूरत है। दोस्तों, मात्र 1 साल उड़ीसा का राज्यपाल रहने के बाद जब रघुवर दास पिछले साल इस्तीफा देकर झारखंड लौटे थे, तो ऐसे तेवर में दिखे थे जैसे झारखंड बीजेपी की कमान वही संभालने जा रहे हैं। आते ही उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर तगड़ा हमला बोला, अल्टीमेटम दिया कि 5 महीने के भीतर ये सरकार अपनी सारी गड़बड़ियां सुधार ले, वरना हम बता देंगे सरकार को। उसके बाद लोगों से मिलना जुलना, कोल्हान से लेकर संथाल तक लगातार रघुवर दास के दौरे होने लगे। बड़ी घटनाओं पर वे घटनास्थल जाने लगे, लोगों से मिलने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला करने लगे। तो ऐसा संकेत दिया जाने लगा जैसे रघुवर दास को भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से कोई हिंट मिल गया है कि जाइए, अब आप ही को संभालना है। बिल्कुल उसी तरह का मैसेज दिया जा रहा था। रघुवर जी एक्ट भी वैसे कर रहे थे जैसे बीजेपी के बॉस वही हैं। और दोस्तों, हाल तक, अभी कुछ दिन पहले तक बीजेपी के बहुत सारे लोग और हमारे मीडिया के कई साथी भी पूरे दावे के साथ कह रहे थे कि रघुवर दास को ही झारखंड भाजपा की कमान मिलने जा रही है। ही इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बॉस ऑफ झारखंड बीजेपी। लेकिन जब आदित्य साहू को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, तब से लोगों को लगने लगा है
कि अब कहीं रघुवर दास का राजनीतिक सफ़र यहीं समाप्त तो नहीं हो गया। रघुवर दास की उम्र भी 70 से ज़्यादा हो चुकी है और चुनावी राजनीति की बात करें तो उनकी दूसरी पीढ़ी यानी उनकी बहू पूर्णिमा भी चुनाव जीत गई है, तो उनकी राजनीतिक विरासत अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र हो गई है। संगठन की कमान अभी भी बाबूलाल मरांडी ही संभाल रहे हैं। वे प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और उनकी मदद के लिए अब कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आदित्य साहू को नियुक्त कर दिया गया है और जिनके बारे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आदित्य साहू ही भाजपा के अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे। ऐसे में बीजेपी संगठन में रघुवर दास और अर्जुन मुंडा दोनों का राजनीतिक कद और उनकी उपयोगिता यूटिलिटी फिलहाल बहुत सीमित, बहुत लिमिटेड दिखाई दे रही है। यही नहीं, इन दोनों नेताओं को बिहार चुनाव के लिए भी भाजपा का स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया। बीजेपी के जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है बिहार चुनाव के लिए, उसमें रघुवर दास का नाम नहीं है। इसके पहले चुनावों में जाते रहे हैं। कहा जाता है कि रघुवर दास वैश्यों में काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं है। झारखंड से बीजेपी के इकलौते स्टार प्रचारक बाबूलाल मरांडी है। घाटशिला सीट पर हो रहे उपचुनाव में रघुवर दास को स्टार प्रचारक जरूर बनाया गया है, लेकिन वे अभी तक घाटशिला नहीं गए हैं। अब वे अपने आप अपनी मर्जी से साइडलाइन चल रहे हैं या पार्टी उन्हें साइडलाइन कर रही है, ये तो भाजपा का संगठन, भाजपा के बड़े नेता या रघुवर दास जानते होंगे, हम लोग तो नहीं जानते। लेकिन इससे तमाम तरह की अटकलों को ज़रूर बल मिल रहा है। दोस्तों, दूसरी तरफ अर्जुन मुंडा का भी यही हाल है। जब से वे केंद्रीय मंत्री रहते खूंटी से लोकसभा का चुनाव हार गए हैं, भाजपा ने उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, बिल्कुल मुक्त कर दिया है। तो एक तरह से वे भी साइडलाइन ही चल रहे हैं। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, रघुवर दास और अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा तो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और रघुवर दास 5 साल तक राज करने वाले अकेले मुख्यमंत्री हैं। एक समय बीजेपी के बड़े नेताओं के चहेते थे। अब दोनों फुल फ्री हैं। दोनों को पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधा मिली है, पूरा लाव लश्कर है, पीए सीए ऑफिस सब है, लेकिन फिर भी वे आधे घंटे चलकर घाटशिला नहीं जा पा रहे हैं। तो ये तो अर्जुन मुंडा और रघुवर दास की बात हो गई। दोस्तों, कोल्हान में विधानसभा की 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों में बीजेपी का सिर्फ एकमात्र विधायक है। दोस्तों, 2024 में हुए विधानसभा चुनावों में जमशेदपुर पूर्वी की सीट से रघुवर दास की बहू भाजपा उम्मीदवार पूर्णिमा साहू दास चुनाव जीती थी और कोल्हान के 3 जिलों की 14 विधानसभा सीटों में पूर्णिमा साहू दास इकलौती ऐसी विधायक हैं जो बीजेपी की विधायक हैं। लेकिन पूर्णिमा साहू भी आज तक घाटशिला नहीं गई हैं। कम से कम मैंने सोशल मीडिया पर या ऐसे कहीं उनकी कोई तस्वीर, कोई उनका वीडियो नहीं देखा। तो न तो रघुवर दास जा रहे हैं जो स्टार प्रचारक हैं, बड़े नेता हैं, बीजेपी के सर्वे सर्वा एक समय हुआ करते थे, मुख्यमंत्री भी थे, सरकार भी चलाते थे, संगठन भी चलाते थे। अर्जुन मुंडा का वही हाल है, एक समय सरकार संगठन दोनों के सर्वे सर्वा हुआ करते थे। ये दोनों तो नहीं जा रहे हैं। बीजेपी की इकलौती विधायक भी नहीं जा रही हैं। अब क्यों नहीं जा रही हैं, इसके पीछे तो वही कारण जानती होंगी, क्योंकि बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी डिक्लेयर होने से लेकर 11 नवंबर को वोटिंग तक काफ़ी लंबा समय होता है। इसमें एक दिन के लिए आप 1 घंटा भी नहीं निकाल पाते अपने प्रत्याशी के प्रचार के लिए। ये बात समझ में नहीं आती है। अब जिनको समझ में आती होगी वे बताएं कमेंट बॉक्स में जाके कि आखिर न पूर्णिमा साहू जा रही हैं न रघुवर दास जा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? क्या सिर्फ इसलिए कि चंपई सोरेन के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, इन लोगों ने छोड़ दिया है कि आपका बेटा है, आप ही संभालिए? पार्टी से बाहर से आके लोग कैंप कर रहे हैं। भानु प्रताप शाही गढ़वा भवनाथपुर से आके कैंप कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक तरह से वो भी कैंप किए हुए हैं। आदित्य साहू कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वे भी कैंप किए हुए हैं। कई नेता हैं जो लगातार वहाँ हैं। लेकिन जमशेदपुर से रहने वाले नेता, इन्हीं के ज़िले में चुनाव हो रहा है और बिल्कुल आधे घंटे का समय लगता है घाटशिला जाने में। इनके पास तो हूटर वाली गाड़ियाँ और लाव लश्कर, इनको तो और कम समय लगेगा। रांची से घाटशिला का हाईवे भी बिल्कुल चकाचक है, एकदम स्मूथ है, एकदम समय नहीं लगता है। फिर भी इनके पास समय नहीं है, जबकि ऐसे तो समय ही समय है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर हा ही करने का समय है, इधर उधर घूमने का समय है, लेकिन अपने प्रत्याशी के चुनाव में घाटशिला जाने का समय नहीं है। न ससुर जी को समय है, न बहू जी को समय है, न मुंडा जी को समय है।
बीजेपी के किसी बड़े जी को घाटशिला चुनाव में बाबूलाल सोरेन के लिए जाने का समय नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे तो लगता है कि ये मानकर बैठे हैं कि चंपई सोरेन का मसला है, उनका बेटा है, चंपई सोरेन देखें, अपना संभालें, आदिवासियों के बड़े नेता बनते हैं। जेएमएम से उनको काफ़ी शोर शराबे के साथ, आव भगत के साथ लाया गया था, तो अब दिखा दें कि वे कितने बड़े आदिवासी नेता। ये सोच हो सकती है। कोई दूसरी सोच भी होगी तो मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि आप बताएं कि आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो ये तो भाजपा की बात हो गई, रघुवर दास अर्जुन मुंडा की बात हो गई और भाजपा की कोल्हान में इकलौती विधायक की बात हो गई। अब आते हैं इसी सियासी पृष्ठभूमि की दूसरी बड़ी कहानी पर। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 14 नवंबर के बाद झारखंड की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं, ऐसी सूचनाएं छनकरा रही हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी कैबिनेट में बदलाव करने की तैयारी में है। और ये फेरबदल कांग्रेस और आरजेडी दोनों पार्टियों के कोटे से जुड़े मंत्रियों से जुड़ा माना जा रहा है। यानी कांग्रेस के मंत्री भी बदलेंगे और आरजेडी के मंत्री तो हट जाएंगे साफ तौर पर। तो 14 नवंबर के बाद राजनीति में एक बार और फेरबदल होगा, उथल पुथल होगी, भूचाल आएगा। लेकिन क्यों आएगा और कैसे आएगा? दोस्तों, जो सूत्र बताते हैं उसके हिसाब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी कैबिनेट में एक बड़े फेरबदल की तैयारी में है और ये फेरबदल कांग्रेस और आरजेडी कोटे के मंत्रियों का होगा। हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और इसके ठीक एक सप्ताह के बाद 5 दिसंबर 2024 को उन्होंने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया था। उस वक्त भी देरी की, यानी एक हफ्ते का समय लगने की वजह यह थी कि कांग्रेस ने जो मंत्रियों के नाम सुझाए थे उससे हेमंत सोरेन खुश नहीं थे, लेकिन गठबंधन की मजबूरी थी और मुख्यमंत्री ने उन नामों को स्वीकार कर लिया, न चाहते हुए भी। लेकिन अब जब सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है, हेमंत सोरेन ने हर मंत्री की परफॉर्मेंस का ऑडिट करना शुरू कर दिया है। एक एक विभाग का वे ऑडिट कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। और दोस्तों, जो जानकारी मिल रही है, जो अंदर खाने से जो लोग बता रहे हैं, वे बताते हैं कि मुख्यमंत्री खुद फाइलें मंगा रहे हैं, एक एक रिपोर्ट चेक कर रहे हैं और कई मंत्रियों के काम से हेमंत सोरेन बहुत नाखुश हैं। खास करके स्वास्थ्य विभाग और रोजगार के मोर्चे पर जो काम हुआ है 1 साल में, उससे वे बहुत खफा हैं। झारखंड के अस्पतालों की हालत, एम्बुलेंस के बिना खटिया पर ढोए जाते मरीज, थैलेसीमिया कांड, आयुष्मान योजना की धीमी रफ्तार, इन सब ने सरकार की साख पर बहुत बड़ा बट्टा लगाया है, विपक्ष को मौका दिया है। रोजगार की बात करें तो सरकारी नौकरी न सही, लेकिन जो रोजगार करने के वायदे सरकार ने किए थे, सत्तारूढ़ गठबंधन ने किए थे, वे भी कागजों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। और इसके साथ एक और सियासी पहलू है बिहार चुनाव का। बिहार चुनाव में महागठबंधन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक भी सीट नहीं दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद अपने मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू और पार्टी महासचिव विनोद पांडे को पटना भेजा था, बातचीत करने के लिए भेजा था। वादे भी उनसे किए गए, लेकिन नतीजा 0 निकला, 0 निकला। उसके बाद गिरिडीह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुदीव्य सोनू ने कहा कि हमसे धोखा हुआ, विश्वासघात हुआ और हम गठबंधन की समीक्षा करेंगे। यानी सीधा सीधा संदेश था कि हेमंत सोरेन नाराज हैं और नाराज ही नहीं हैं, बहुत गुस्से में हैं। और ये गुस्सा शायद कैबिनेट में बदलाव के जरिए निकलेगा। तो अब आइए राजनीति के गणित पर एक नज़र डाल लेते हैं। हेमंत सोरेन की सरकार के पक्ष में कुल 56 विधायक हैं। इनमें से 34 अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास हैं। बहुमत के लिए चाहिए 41 विधायक, यानी सरकार स्थिर है। लेकिन कांग्रेस का दबाव अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि अगर कांग्रेस ने आंखें तरेरी तो बीजेपी मौके पर तैयार बैठी है। यानी हेमंत सोरेन अब फ्रंट फुट पर खेलना चाहते हैं। सब कुछ अपने कंट्रोल में रखकर अपने हिसाब से सरकार चलाने की अब तैयारी है। हेमंत सोरेन जानते हैं कि जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को दोबारा मौका इसलिए दिया क्योंकि उन्हें उनका काम दिखाई दिया और उनके साथ जो हुआ वो भी दिखाई दिया। दोस्तों, हमने देखा है
इतने सालों में, 25 सालों में, कि झारखंड में किसी सरकार को दोबारा मौका मिलना, किसी मुख्यमंत्री को दोबारा मौका मिलना आसान नहीं होता। तो अब 14 नवंबर को घाटशिला का नतीजा आएगा, 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनेगा और 29 नवंबर को 1 लाख नौकरी के लेटर बांटने की तैयारी हो रही है। यानी इन बड़े इवेंट के पहले कैबिनेट की सफाई होगी, ये भी तय है। और स्वास्थ्य, शिक्षा तो अभी खाली है, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे विभागों में बदलाव होगा, नए चेहरे दिखाई देंगे। और आरजेडी पर सबसे ज़्यादा गुस्सा है हेमंत सोरेन का, लेकिन कांग्रेस को भी बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे संकेत हैं। क्योंकि 2013 में भी हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के मंत्री ददई दुबे को बड़बोलेपन की वजह से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आज फिर कुछ मंत्री उसी राह पर हैं। 4 महीने पहले एक मंत्री जी को हिदायत दी गई थी कि भैया चुप हो जाओ, लेकिन आदत नहीं बदली। थैलेसीमिया कांड से लेकर सड़क, पेयजल और शिक्षा विभाग तक मुख्यमंत्री जिस विभाग की समीक्षा कर रहे हैं उनकी नाराज़गी साफ दिखाई दे रही है और वो नहीं चाहते कि सरकार की छवि को लेकर फिर कोई किरकिरी, फिर कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े। इसलिए कैबिनेट से कुछ चेहरे हटेंगे, कुछ नए जुड़ेंगे, ताकि जनता में एक मैसेज जाए कि सरकार एक्शन मोड में है, सब कुछ उसी पुराने ढर्रे पर नहीं चलता रहेगा जैसा 1 साल में चलता आया है। और बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिस तरह से दूध की मक्खी की तरह फेंक दिया गया बाहर गठबंधन से, उसका जवाब भी अब झारखंड से ही दिया जाएगा। क्योंकि हेमंत सोरेन का सीधा मैसेज है कि जो हमें नज़रअंदाज करेगा हम उसे पॉलिटिकली आईना दिखाएंगे। तो दोस्तों, इंतज़ार कीजिए 14 नवंबर के बाद के उस राजनीतिक झटके का, जहां शायद किसी के सिर पर मंत्री का ताज चढ़ेगा और किसी पर गाज गिरेगी। क्योंकि एक बात तो तय है दोस्तों कि अब की बार हेमंत बैकफुट पर नहीं और क्रीज में खड़े होकर भी नहीं, बिल्कुल फ्रंट फुट पर खेलेंगे। क्योंकि उन्हें पता है झारखंड में अगर सरकार चलाना है तो हेमंत सोरेन के बिना तो कोई सरकार बनेगी नहीं। इसलिए वे कॉन्फिडेंट हैं, आत्मविश्वास से भरे हैं और वे जानते हैं कि वे जो भी करेंगे कम से कम कांग्रेस तो उसको मानेगी ही। क्योंकि सत्ता से बाहर होने का खतरा कांग्रेस या कांग्रेसी नहीं उठाना चाहेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।